सबसे पहले आप सभी लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो के नीचे जितना कमेंट कर सकते हो प्लीज़ करना, क्योंकि ये पूरा टॉपिक मैं वन शॉट वीडियो की तरह कवर करूंगा। और अगर आप देखोगे यूट्यूब पे मैंने मैथ्स अपलोड किया, मैकेनिक्स अपलोड किया, BEE की भी जर्नी स्टार्ट कर दी। और अगर केमिस्ट्री का भी अगर आप देखोगे पार्ट मैंने अपलोड किया, और वन शॉट मैं फिजिक्स में स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आप नीचे कमेंट करोगे तो मैं इसके न्यूमेरिकल्स भी स्टार्ट कर दूंगा। और दोस्तों प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के अलग अलग ग्रुप्स में शेयर करो और उनको बोलो यार वीडियो को लाइक करने के लिए। बहुत मेहनत कर रहा हूँ और फ्री में मैं आपको ये कंटेंट दे रहा हूँ। और आपको बता दूं कि SPPU मुंबई और DBA2 मुंबई का क्रैश कोर्स हमारा 5 दिसंबर से स्टार्ट है, जो पूरा का पूरा लाइव रहने वाला है। साथ में आपको रिकॉर्डेड भी मिलेगा। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का जाके प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन से आप ले सकते हो। साथ में SPPU और DBA2 का दोस्तों 12 से लेके 14 के बीच में हम स्टार्ट करेंगे, तो आप वहां से जाके वो भी, और साथ में मैं आपको डिटेल लेक्चर्स भी दे रहा हूँ, तो आप डिटेल लेके अभी से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। और देन हम 5 से स्टार्ट करेंगे और बाकी की भी चीजें मैं लेकर आने वाला हूँ। तो प्लीज अगर आप चैनल से नए जुड़े हो तो फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जो नीचे जितना आपको अच्छा लगे, क्योंकि इतना अच्छा नोट्स लेकर आया हूँ, बहुत ही, मैंने बोला ये लेक्चर्स दिखने में इतने मिनट का रहेगा पर उसके पीछे बहुत बड़ा मेहनत लगा है कंटेंट बनाने में पूरा का पूरा। और ये चीजें मुझे ही बनाना पड़ता है क्योंकि ये टीम नहीं बना पाती, क्योंकि इसमें हमें कैसे कि बहुत सारी चीजें इनपुट करना रहता है, शॉर्ट ट्रिक, ये सब सब ये मुझे ही करना पड़ेगा। अब चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, आप जिस भी यूनिवर्सिटी से होंगे, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में ये लेसन आपको देखने के लिए मिलेगा। अब देखो, लेजर के ऊपर आने से पहले मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूं। देखो, लेजर में जब मैं जाऊंगा तो दो चीजों के बारे में हम बार बार पढ़ेंगे। एक होता है दोस्तों ग्राउंड स्टेट और एक होता है एक्साइटेड स्टेट। यहाँ पे दोस्तों एटम होंगे। अब वो क्या करेंगे पता है, यहां से यहां पे आएंगे विद द हेल्प ऑफ फोटोन। अब यहाँ पे वो जैसे ही आएंगे पर वो यहाँ पे ज्यादा देर स्टेबल नहीं रहेंगे। फिर वो यहाँ पे आप बीच में कहीं ना कहीं यहाँ पे हम एक स्टेज और पढ़ेंगे जिस स्टेट का नाम है दोस्तों मेटा स्टेबल स्टेट। तो ये भी हम पढ़ने वाले हैं। तो ये तीन चीजों में चीजें चलेगी। यहाँ पे हमारा एटम पूरी तरह से क्या रहेगा दोस्तों, स्टेबल रहेगा। तो यहाँ पे हम यही टॉपिक में पूरा का पूरा हर एक टॉपिक, अगर आप कोई भी लेजर पढ़ने जाओगे तो इसी तरह से आपको डेफिनेशंस क्या करना होगा, पढ़ना होगा। तो चलो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं लेजर। मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि आपके एग्जाम में पहला क्वेश्चन यही आ सकता है कि व्हाट इज लेजर। तो लेजर का आप डायरेक्ट फुल फॉर्म लिख सकते हो, और अगर आप देखोगे इसका फुल फॉर्म तो बहुत ही सिंपल सा फुल फॉर्म है दोस्तों, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेट इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेट एमिशन ऑफ रेडिएशन। अब यहाँ पे स्टिमुलेट एमिशन क्या होता है ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए इसका आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। अब देखो, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन, कभी कभार एग्जाम में आप अगर देखोगे यहाँ पे ये भी पूछा गया है दोस्तों कि जो लेजर है और एक्सरे है दोनों एक दूसरे से डिफरेंट कैसे है, वो आप बताओ। तो देखो, सबसे पहले पहला जो पार्ट है कि वो आपको पता है कि जो लेजर लाइट होता है दोस्तों वो कैसा होता है, ऑर्गेनाइज होता है और कैसा रहता है दोस्तों, फोकस रहता है। जबकि एक्सरे में ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता। और सबसे बड़ी चीज है दोस्तों कि ये जो एक्सरे का जो वेवलेंथ होता है बहुत ही छोटा होता है, बट उसके कंपैरिजन में इसका वेवलेंथ ऐसा नहीं रहता। तो ये दो पॉइंट्स आप अपने दिमाग में बिठा सकते हो। और दूसरा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि जो लेजर है दोस्तों वो कौन से प्रोसेस पे वर्क करता है, स्टिमुलेट एमिशन, जो हम पढ़ने वाले हैं आगे। पर यहाँ पे एक्सरे इसके ऊपर वर्क नहीं करता। तो ऐसे आप 3 पॉइंट्स में बहुत अच्छे से समझा सकते हो। अब मैं चलता हूं दोस्तों आगे की ओर। यस, पहला टॉपिक आ रहा है एब्जॉर्प्शन। अब देखो, एब्जॉर्प्शन मतलब क्या है। देखो, यहाँ पे जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, शायद आई थिंक आपसे ये डायग्राम आपको अब प्रॉपर दिख रहा होगा। हाँ, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो देखो, यहाँ पे देखो ये B4 है, यहाँ पे एटॉम है। देखो ये E1 है और E2 है। आपको पता है ग्राउंड स्टेट है और एक कौन सा स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है। जैसे यहाँ पे फोटोन आया और फोटोन यहाँ पे आने के बाद ये तुरंत एटम कहाँ पे चले गया दोस्तों, एक्साइटेड स्टेट में। अब एक्साइटेड स्टेट में चले गया, इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एब्जॉर्प्शन। तो बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन लिखा है, एन एटम इन लो एनर्जी स्टेट, मतलब यहाँ पे है, कैन एब्जॉर्ब लाइट, वो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, एंड जंप टू हाई एनर्जी स्टेट बस, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्टिमुलेट एब्जॉर्प्शन। इसे ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, स्टिमुलेट एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। अब मैं चलता हूं आगे की ओर, बस उतनी ही चीजें बताऊंगा जितना आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर एक चीज आपके दिमाग में दोस्तों बैठते जाएगा अगर आप ध्यान से अच्छे से चीजों को देखने की कोशिश करोगे। अब चलते हैं दोस्तों वन बाय वन आगे की ओर। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ये वाला पार्ट है दोस्तों स्पॉन्टेनियस इमिशन। एक्चुअली स्पॉन्टेनियस इमिशन के बारे में हमें पता होना चाहिए जनरली, पर इसका कोई यूज नहीं होता। इसका हम लेजर के अंदर ये यूजफुल नहीं रहेगा, वो भी हम पढ़ेंगे कि लेजर के अंदर यूज है कि नहीं है। अब देखो, यहाँ पे सेम प्रोसेस वही है,
यहाँ पे भी वही होने वाला है कि देखो यहाँ से आपने पहले पढ़ा ना एब्जॉर्प्शन, यहाँ से एटम यहाँ पे आया, एक्साइटेड में आया, पर वहां से वो मैंने बोला ना यहाँ पे वो ज्यादा देर नहीं रुकेगा, वहां पे वो इससे भी कम टाइम में रुकेगा, 10⁻⁸ सेकेंड से भी कम टाइम में रुकेगा और तुरंत वो नीचे आएगा, और इससे ही तुरंत वो नीचे आएगा, और ये नेचुरली होता है, इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, स्पॉन्टेनियस इमिशन। देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा लिखा है, एक्साइटेड एटम जो यहाँ पे आया है उसको हम एक्साइटेड एटम बोलेंगे। डू नॉट स्टे इन एक्साइटेड स्टेट, सही बात है, यहाँ पे वो ज्यादा देर नहीं रहेगा, और दोस्तों वो रिटर्न हो जाएगा एट लोअर स्टेट, फिर से वो लोअर स्टेट में आ जा रहा है, देखो यहाँ पे एरो नीचे की ओर है, और जो एनर्जी वो क्या करेगा दोस्तों, एमिट्स करेगा, तो यहाँ पे देखो गिविंग अप एनर्जी वो एमिट्स कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो अगर किसी ने आपसे पूछा कि व्हाट इज स्पॉन्टेनियस एमिशन, तो आपको ये डायग्राम बनाना है और एक लाइन में आंसर लिखना है, आपका पूरा पूरा का पूरा पार्ट कवर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों स्टिमुलेट एमिशन। अब देखो स्टिमुलेट एमिशन जनरली यही प्रोसेस हम यूज करते हैं लेजर के अंदर। अब यहां पे क्या होता है दोस्तों पता है, सेम वही है फंडा, यहां से एटम यहां पे आएगा एक्साइटेड स्टेट में। अब एक्साइटेड स्टेट में जैसे ही वो एटम आता है तो हम इसको क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, मतलब ये हम खुद से करवाते हैं, तो ये जो रहेगा ये नेचुरली नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना। तो जैसे अभी समझो मैं आपको कुछ बोलूंगा कि भाई पढ़ाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपना फर्स्ट सेमेस्टर बहुत कम टाइम है, तो मतलब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, स्टिमुलेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे किसी भी एक एटम को क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, और वो तुरंत नीचे की ओर आने की कोशिश करेगा, और साथ में बाकी के जितने भी एटम रहेंगे वो भी ट्रिगर हो जाएंगे और वो भी नीचे की ओर आने की कोशिश करेंगे, और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, स्टिमुलेट एमिशन। स्पॉन्टेनियस अपने से होता है, ये अपने से नहीं होता। तो देखो यहाँ पे लिखा है फोटोन ऑफ एनर्जी, यहाँ पे देखो इंड्यूस द एक्साइटेड एटम टू मेक डाउनवर्ड ट्रांजिशन। तो इसके अंदर जो हम क्या करेंगे पता है, एनर्जी देंगे, और जिसकी वजह से ये क्या होगा, डाउनवर्ड की ओर आने की कोशिश करेगा। और देखो यहाँ पे रिलीजिंग द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, ये भी क्या कर रहा है, एनर्जी क्या कर रहा है दोस्तों, रिलीज कर रहा है, और इसे ही हम क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पे लिखा है एक्साइटेड एटम ट्रिगर द एक्साइटेड एटम टू ड्रॉप द लोअर एनर्जी स्टेट गिविंग। मतलब वो क्या करेगा, एक्साइटेड एटम जो है वो बाकी के एटम को भी ट्रिगर करेगा कि भाई नीचे की ओर आओ, और इसे ही हम क्या बोलेंगे दोस्तों, स्टिमुलेट एमिशन। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। देखो मैं एग्जाम के लिए जितनी चीजें जरूरी है उतनी चीजें बताते जा रहा हूं, और बस इससे ज्यादा चीजें आपको करना नहीं है। अब देखो आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेट एमिशन क्या है। तो सबसे पहला आप यहाँ पे पहला चीज तो आप यही कर लोगे कि पहली चीज की आपको पता है ये नेचुरली होता है, तो हैपन नेचुरली, और ये क्या होता है, ट्रिगर बाय लाइट। इसको हम लाइट की हेल्प से, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो वहां फोटोन दिखाई दे रहा था। ये दोस्तों इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि स्पॉन्टेनियस है, नेचुरली है, पर ये कैन बी कंट्रोल इजीली। ये वाला पार्ट जो है दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मोर फोटोन हम क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने पहले भी बोला कि ये यूजफुल नहीं है लेजर के लिए, बट इट इज असेंशियल फॉर मेकिंग लेजर। हो गया, 4 पॉइंट आपके दिमाग में बिठा दिया। चलते हैं आगे की ओर। एक्टिव मीडियम बहुत ही सिंपल सा है दोस्तों, ऐसा मीडियम दोस्तों जहां पे लाइट का एम्प्लीफिकेशन होता है, ऐसा मीडियम जहां पे प्रोसेस ऑफ लाइट एम्प्लीफिकेशन टेक प्लेस। तो यहां पे अगर देखोगे कि यहां पे देखो पहला लाइन ही लिखा हुआ है कि द एक्टिव मीडियम इन अ लेजर इज द मटेरियल वेयर द प्रोसेस ऑफ लाइट एम्प्लीफिकेशन टेक प्लेस। और अगर लाइट लेजर का फुल फॉर्म देखोगे उसमें ये वर्ड्स आपको दिखाई दे रहा है, तो बस आपको ये लिख देना है और उसके बाद एक आध एग्जांपल लिखना है तो आप यहां से लिख सकते हो बस। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट आता है दोस्तों एक्टिव सेंटर। अब एक्टिव मीडियम हमने पढ़ लिया, अब एक्टिव सेंटर भी क्या होगा दोस्तों, उसके अंदर हम क्या करेंगे पता है, एटम होगा, आयन होगा, मॉलिक्यूल होगा, किसके अंदर, एक्टिव मीडियम में। और वो क्या करेगा पता है, एमिट करेगा फोटोन। क्या करेगा दोस्तों, एमिट करेगा फोटोन व्हेन अंडरगोस स्टिमुलेट एमिशन। जब वहां पे स्टिमुलेट एमिशन होगा तो वो क्या करेगा, फोटोन को क्या करेगा दोस्तों, एमिट्स करेगा। तो ये मोस्टली ये किसके अंदर पाया जाता है, एक्टिव मीडियम में। और वो क्या करता है पता है, फोटोन को क्या करता है, एमिट्स करता है। कब करेगा, जब वहां पे स्टिमुलेट एमिशन होगा। तो बस ये लाइन याद कर लोगे, बस हो गया, डेफिनेशन हो गया बस। अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, पॉपुलेशन इन्वर्जन। लगभग बहुत सारे यूनिवर्सिटी में अगर लेजर है तो ये टॉपिक तो रहेगा ही। स्टिमुलेट, यहां पे अगर आप देखोगे पॉपुलेशन इन्वर्जन इतना सिंपल है, अगर आप ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करोगे तो देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था कि ये वाला जो लेवल है दोस्तों ये ग्राउंड स्टेट है, ये वाला है दोस्तों मेटा स्टेबल स्टेट है, और ये एक्साइटेड स्टेट है। यहां से कोई भी एटम यहां जाएगा तो रुकता नहीं है, वो तुरंत नीचे की ओर आने की कोशिश करेगा, बट यहाँ पे वो थोड़ा ज्यादा देर रुकेगा इसके कंपेरिजन। मैंने बोला यहाँ पे 10⁻⁸ से ज्यादा
सेकेंड नहीं रुक सकता, बट यहाँ पे वो 10⁻³ और 10⁻² सेकेंड तक रुक सकता है। तो अगर आप देखोगे जो माइनस में ये नंबर छोटा है मतलब ये बड़ा है, ये नहीं तो बोलोगे सर ये तो कम है, ये बड़ा है, मतलब यहाँ पे इसके कंपैरिजन में 5 टाइम ज्यादा रुकेगा, 6 टाइम ज्यादा रुकेगा। तो इसलिए तो दोस्तों यहाँ पे वो ज्यादा रुकता है, तो इससे क्या हो जाता है पता है, ग्राउंड स्टेट के कंपैरिजन में यहाँ पे नंबर्स ऑफ एटम क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, और यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाता है दोस्तों, कम हो जाता है। तो देखो लिखा है इन अ स्टेट ऑफ मैटर इन विच नंबर ऑफ एटम इन एक्साइटेड स्टेट इज हायर, एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम क्या है, ज्यादा है, एज कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट, दिस इज कॉल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन। इसीलिए हम हमेशा क्या करते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन जब अचीव होता है तो ही हम क्या कर सकते हैं, लेजर एक्शन दिखाई देगा। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। कभी भी अगर समझो आप कोई भी लेजर पढ़ने जा रहे हो तो उसके अंदर हमेशा पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होगा तो ही वो लेजर एक्शन दिखाई देगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे N1 है, देखो मैंने लिखा है पॉपुलेशन ऑफ लोअर एनर्जी लेवल, पॉपुलेशन एज हायर एनर्जी लेवल या अपर एनर्जी लेवल, N2 डिवाइड बाय N1 e⁻², इसको हम डेल्टा E भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो E2 - E1 है और अपॉन KT है। बहुत सारे बुक्स में ये अलग तरीके से लिखा रहता है, वहां पे अगर N1 अपॉन N2 लिखा है तो यहाँ माइनस नहीं होगा, तो कंफ्यूज मत हो जाना। और इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, बोल्टमैन फैक्टर बोलते हैं इस दोनों रेशियो को। अब मैं चलता हूं दोस्तों आगे की ओर, हर चीजें पे बताते जा रहा हूं। देखो मेटा स्टेबल स्टेट जो मैंने आपको बोला, देखो यहाँ पे देखो वही चीज लिखा गया है, देखो ध्यान से पढ़ो। इन द केस ऑफ स्टेट टू विच एटम इज एक्साइटेड इन अ मेटा स्टेबल स्टेट, द एटम स्टे देयर फॉर, देखो यहाँ पे लॉन्ग टाइम विच इज ऑफ कितना लिखा है दोस्तों, 10⁻³ टू 10⁻² सेकेंड, बट यहाँ पे 10⁻8 सेकेंड से ज्यादा नहीं रुकता है एक्साइटेड स्टेट में। अब देखो दोस्तों आगे की ओर बढ़ रहा हूं, पंपिंग। अब देखो पंपिंग भी बहुत इजी है। अगर मुझे यहां से एटम को यहां भेजना है तो मुझे पंपिंग का हेल्प लेना है। तो देखो वही लिखा है दोस्तों डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ रेजिंग, मतलब रेजिंग लार्ज नंबर ऑफ एटम, यहां से मुझे रेज करना है लार्ज नंबर ऑफ एटम फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी लेवल इज कॉल्ड पंप करना। पंप एक बेसिक डेफिनेशन से आप पढ़ सकते हो। अब आपको समझ रहा होगा कि अराउंड 12 मिनट में सर हमने इतनी सारी चीजें पढ़ ली। अब टाइप्स ऑफ पंपिंग है, इसको आप एक बार देख लोगे। केमिकल पंपिंग हम केमिकल रिएक्शन के लिए यूज करेंगे, इलेक्ट्रिकल पंपिंग हम इलेक्ट्रॉन के लिए यूज करेंगे, डायरेक्ट पंपिंग हम डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट के लिए यूज करेंगे, ऑप्टिकल पंपिंग का हम यूज किस लिए करेंगे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन इंपैक्ट। तो यहाँ पे बस इसको पढ़ लेना, अगर इनकेस एग्जाम में पूछा गया तो आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। यस, अब देखो यहाँ पे दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 लेवल पंपिंग और 4 लेवल पंपिंग, इवन 2 लेवल पंपिंग भी होता है। पर मैं आपको बता दूं कि 2 लेवल पंपिंग जो है वो यूजफुल नहीं होता और वहां पे कोई पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव नहीं होता है, इसलिए इसको हम कंसिडर नहीं करते। इसलिए हम हमेशा 3 लेवल और 4 लेवल पंपिंग को हम यूज करते हैं। 3 लेवल पंपिंग क्या है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस आप डायग्राम देखोगे तो समझ जाओगे। देखो डायग्राम में देखो E1 से लेके E3 पे पंपिंग हो रहा है। अब यहाँ पे हमारा एटम यहाँ पे आया, अब यहाँ पे आने के बाद दोस्तों, यहाँ पे से आने के बाद अगर आप देखोगे स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन दिखाई दे रहा है E3 से E2 पे। और आपको हमेशा पता है कि स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों, उसमें वो लेजर के लिए जरूरी नहीं है। फिर अगर आप देखोगे E2 से लेके E1 में स्टूमुलेट, ये देखो यहाँ पे स्टूमुलेट एमिशन दिखाई दे रहा है, और जहां पे स्टूमुलेट एमिशन दिखाई देता है इसका मतलब यहाँ पे लेजर एक्शन हो रहा है। बट यहाँ पे एक सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि दोस्तों ये E2 से डायरेक्ट E1 पे आ रहा है, और E1 क्या है, ग्राउंड स्टेज है। तो ग्राउंड स्टेज है तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पंपिंग का। पंपिंग के लिए यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एटम की जरूरत है और यहाँ पे एनर्जी की भी जरूरत है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे फॉर पंपिंग सबसे पहले मैंने क्या बोला पता है, पहला क्या होगा दोस्तों बताओ, वी सिलेक्ट, देखो यहाँ पे रेडिएशन विथ फ्रीक्वेंसी सेटिस्फाइंग समथिंग यहाँ पे लिखा है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि E3 इज नॉट मेटा स्टेबल स्टेट। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पंपिंग हम करेंगे E1 से E3, और E3 जो है वो मेटा स्टेबल स्टेज नहीं है, मतलब वहां पे हमारा जो एटम है ज्यादा देर नहीं रुकेगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे फिर इसके बाद हम क्या करेंगे पता है, इसलिए वो ज्यादा देर रुकेगा नहीं, इसलिए तुरंत इसके बाद स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन होगा या स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा। कहां से कहां तक होगा दोस्तों, E3 से लेके E2 पे। तो देखो वही लिखा है कि स्पॉन्टेनियस एमिशन टेक प्लेस E3 टू E2। अब दोस्तों यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे E3 से E2 पे हुआ है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अब नेक्स्ट है दोस्तों कि देखो E2 इज मेटा स्टेबल स्टेज। अब देखो ये E2 जो है वो मेटा स्टेबल स्टेज है, और मैंने बोला कि मेटा स्टेबल स्टेज पे एटम थोड़ी देर तक रुकते हैं, वहां से वो तुरंत नीचे की ओर नहीं आते। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन E2 टू E1 इज वेरी स्मॉल, क्योंकि मेटा स्टेबल स्टेज है, मैंने जो ऑलरेडी आपको बता दिया।
अब देखो दोस्तों यहाँ पे इसकी वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होगा दोस्तों, टेक प्लेस होगा, और जहां पे पॉपुलेशन इन्वर्जन टेक प्लेस होगा तुरंत लेजर एक्शन दिखाई देगा। यहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ एटम ज्यादा हो जाएंगे इसके कंपैरिजन में, ग्राउंड स्टेट के कंपैरिजन में, और फिर यहाँ पे स्टिमुलेट क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों तो स्टिमुलेट एमिशन टेक प्लेस होगा। अब देखो लार्ज नंबर ऑफ एटम मस्ट बी पंप टू E2 टू हैव पॉपुलेशन इन्वर्जन, हैंस वेरी हाई पंपिंग पावर इज नीडेड। अब देखो यहाँ पे हमें ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे एटम भेजना होगा E1 से, अगर E1 के साथ रहेगा तो इसलिए इस स्टेज में E1 के साथ इसका कंपैरिजन है, इसलिए ये वाला जो हम 3 लेवल पंपिंग का ज्यादा यूज नहीं कर पाते, इससे ज्यादा बेस्ट दोस्तों 4 लेवल पंपिंग होता है। 4 लेवल पंपिंग का भी फंडा वही है, E1 से हम E4 पे जाएंगे, E4 जो है वो आपका मेटास्टेबल स्टेज नहीं है, तो यहां से स्पॉन्टेनियस एमिशन दिखाई देगा E3 पे, और E3 के बाद दोस्तों जो हमारा जो पार्ट है दोस्तों यहां से वो यहां आएगा, और दोस्तों ये देखो यहां से वो यहां पे आया, तो यहां पे इस बार हमारा क्या हुआ पता है, यहां पे अगर देखो E1 E2 E3 E4 4 लेवल दिखाई दे रहे हैं ना, तो इसके बीच में हमारा स्टिमुलेट इमिशन दिखाई दे रहा है, मतलब लेजर एक्शन यहाँ पे हो रहा है। देखो यहाँ पे स्टिमुलेट इमिशन दिखाई दे रहा है, और फिर इसके बाद यहाँ पे नो रेडिएशन ट्रांजिशन। तो मेन आपको ये पता रखना है कि लेजर एक्शन कहाँ पे हो रहा है, ये वाला जो पार्ट है मेटास्टेबल स्टेज नहीं है, यहाँ पे मेटास्टेबल स्टेज है। तो अब देखो E3 क्या है दोस्तों, मेटास्टेबल स्टेज है। फिर अगर आप देखोगे अगर यहाँ पे मेटास्टेबल स्टेज है तो यहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होगा दोस्तों, अचीव होगा। पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एटम क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, और ज्यादा होने के बाद हमने पढ़ा है कि वहां पे थोड़ी देर तक वो रुक सकते हैं, और अगर ये पॉपुलेशन इन्वर्जन हुआ तो यहाँ पे हमें क्या होगा, लेजर एक्शन दिखाई देगा। तो बस ये वाला पूरा का पूरा पार्ट एक बार पढ़ लो, यूं ही आप आंसर लिख सकते हो। अब आपको लगेगा यार 4 लेवल इतना इजी है। अब देखो यहाँ पे, अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। देखो रेजोनेंट कैविटी बहुत इजी है, इसके अंदर हम 2 तरह के मिरर का यूज करेंगे। ये देखो रिफ्लेक्टिंग है और ये पार्शियल रिफ्लेक्टिंग है। ये 100% रिफ्लेक्टिंग है, ये पार्शियल रिफ्लेक्टिंग मतलब उसके कंपैरिजन में कम। और यहां पे अगर आप देखोगे, ये देखो एक्टिव मीडियम जो हमने पीछे पढ़ा है, ये रेजोनेंस कैविटी की वजह से लाइट जो है दोस्तों सिंगल डायरेक्शन में जाती है। अगर आप देखोगे लेजर का मतलब ही क्या होता है कि लाइट एक ही डायरेक्शन में जानी चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे वही लिखा है, अगर आप पढ़ोगे तो वही सब चीजें लिखी गई है, कुछ अलग नहीं है। और इसका रोल कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो यहाँ पे, अगर देखो यहाँ पे, दिस कैविटी हेल्प टू मेक द लाइट स्ट्रॉन्गर, रिफ्लेक्टिंग इट मेनी टाइम थ्रू द एक्टिव मीडियम। दूसरा क्या है, इट सिलेक्ट एंड कीप ओनली रिक्वायर कलर, सही बात है। और इसके बाद आप और लिख सकते हो कि ये लाइट ट्रेवल स्पेसिफिक इन लाइट ट्रेवल इन ओनली वन स्पेसिफिक डायरेक्शन, और वहीं पे वो फोकस करेगा। इसमें से जो आपको इजी लगे वो लिख सकते हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हम चलने के बाद नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये सब आपको एग्जाम में डेफिनेशन टाइप में आ सकता है, या एक ही क्वेश्चन में 3 चीजें पूछ ले। कोहेरेंस लेंथ मतलब क्या होगा दोस्तों, देखो अब यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा है। अगर बहुत ही अच्छे से ध्यान से अगर आप दिमाग में बिठाना चाहो, ये एक डिस्टेंस की बात करता है दोस्तों। किसका डिस्टेंस हमें मेजर करना है दोस्तों, वेव का डिस्टेंस हमें मेजर करना है, जहां तक दोस्तों कि दोनों का फेज जो है दोस्तों वो कांस्टेंट हो। तो देखो यहाँ पे देखो, कोहेरेंस लेंथ मेजर द डिस्टेंस ओवर विच वेव, जो वेव है दोस्तों वो मेंटेन करता है कंसिस्टेंट फेज रिलेशनशिप, मतलब कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप। दोनों का फेज क्या हो रहा है दोस्तों, कांस्टेंट, एक जैसा है। जब तक रहेगा तो वहां तक के वो लेंथ को क्या करेगा, मेजर करेगा, डिस्टेंस को मेजर करेगा। उससे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, कोहेरेंस लेंथ बोलेंगे। अब देखो इसका हेल्प क्या होता है, ये 2 लाइन भी अगर आप लिख दोगे तो हो गया। प्रोड्यूस द शार्प इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ये देता है। अब इसके बाद दोस्तों टाइम आता है, तो वो भी डिफिनेशन सेम है कि कितने ड्यूरेशन तक वो जो वेव है दोस्तों मेंटेन रखता है कोहेरेंस फेज या तो कंसिस्टेंस फेज जो रिलेशनशिप है उसको मेंटेन रखता है। तो देखो यहाँ पे लिखा होगा, इट मेजर द टाइम ड्यूरेशन ओवर विच द वेव मेंटेन इट्स कोहेरेंस और फेज रिलेशनशिप। कब तक वो फेज रिलेशनशिप को मेंटेन रखता है, कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप को मेंटेन रखता है, उस टाइम को हम क्या बोलेंगे, कोहेरेंस टाइम। अब नेक्स्ट देखो, आपके पेपर आपका, एग्जाम आपका है, पर मेहनत मैं कर रहा हूं। अगर आप देखोगे कितनी सारी चीजें मैंने प्रोवाइड की। अब देखो नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेजर। अब देखो मैंने हमेशा बोला कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेजर पे कम से कम 4 से 5 पॉइंट लिखना चाहिए। पहला है हाईली कोहेरेंट। अब देखो कोहेरेंट मतलब मैंने आपको बोल दिया कि कोहेरेंट मतलब जिसका फेज जो है दोस्तों, फेज रिलेशनशिप जो है वो क्या होना चाहिए दोस्तों, कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या, जो वेव है
वो ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस तक कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इसलिए हमने इसको क्या बोला है, हाईली कोहेरेंट। देन इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों हाईली मोनोक्रोमेटिक। मोनो मतलब सिंगल होता है, क्रोमेटिक मतलब कलर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिंगल वेवलेंथ है और कलर भी एक जैसा ही है। तो यहाँ पे देखो लिखा है लेजर प्रोड्यूस लाइट इन मोर और लेस सिंगल वेवलेंथ, तो ये मोनोक्रोमेटिक का पार्ट हो गया। देन अगर नेक्स्ट पार्ट की ओर आ रहा हूँ, हाईली डायरेक्शनल, सीधी सी बात है वो एक ही स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाने का काम करेगा। देन ब्राइटनेस, ये तो पॉइंट रहेगा ही, और एनर्जेटिक रहेगा। तो आपको जो सिंपल लगे उसमें से आप लिख सकते हो। मैं थोड़ा सा साइड हट जा रहा हूँ कि अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट की ओर अगर मैं जाऊं, लेजर और ऑर्डिनरी लाइट के बीच में डिफरेंस क्या है। तो देखो जो सिंपल सिंपल पॉइंट है, ये कोहेरेंट होता है, इट इज नॉट अ कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब मैंने आपको बता दिया, ये हाई इंटेंसिटी होता है, ये लो इंटेंसिटी होता है, ये मोनोक्रोमेटिक होता है, ये नॉट मोनोक्रोमेटिक है। और दोस्तों सिंगल फ्रीक्वेंसी होता है, इट कंसिस्ट मिक्सचर ऑफ मेनी फ्रीक्वेंसीज एंड वेवलेंथ, और ये सिंगल होता है। और पहला वाला लिख सकते हो हाईली डायरेक्शनल है, ये स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन है, और लेजर कैसे एक ही डायरेक्शन में जाता है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट है, यस ये आपके एग्जाम का सबसे खास पॉइंट है। अगर आप देखोगे हीलियम नियॉन लेजर, इतना सिंपल तरीके से समझा दूंगा कि आपको कुछ दिमाग में अलग से बिठाने की जरूरत नहीं है। डायग्राम आपको दिख रहा है, देखो डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, फुल्ली सिल्वर मिरर, यहाँ पे पार्सली सिल्वर मिरर दिखाई दे रहा है, जैसे हमने पीछे रेजोनेंट कैविटी पढ़ा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों इलेक्ट्रोड दिखाई दे रहा है। तो यही सब चीज आपको लिखना है। अब अगर कभी इसका क्वेश्चन आया तो पहले आप डेफिनेशन लिखो। देखो हीलियम नियॉन जो हमारा लेजर है दोस्तों, एक तरह का गैस लेजर है, और इसके अंदर मिक्सचर किया जाता है। किसका मिक्सचर किया जाता है दोस्तों, हीलियम और नियॉन गैसेस का। तो अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे लिखा है इट इज टाइप्स ऑफ गैस लेजर दैट यूज अ मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड नियॉन। अब दोस्तों ये क्या करता है, इसका यूज हम किस लिए करते हैं, क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है दोस्तों कोहेरेंट, मोनोक्रोमेटिक एंड हाई डायरेक्शनल बीम, और मोस्ट कॉमनली एट अ वेवलेंथ ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों वो आप लिख सकते हो, बट यहाँ पे बस इतना भी लिख दोगे तो भी चलेगा। अब दोस्तों मेन पार्ट आता है कि कंस्ट्रक्शन में हम क्या पार्ट रखें। तो जिस तरह से मैंने एग्जाम में इस तरह से चीजें लिखी, इवन आपको बुक्स में भी ऐसा नहीं मिलेगा। तो ये मैंने सिस्टमैटिक लिख के दिया है, ऐसे लिखोगे तो ही मार्क्स मिलेगा। जिस तरह से थियरी मैं मेरे एग्जाम में लिखता था उसी तरह से मैंने आपको लिखवाया है। अब यहाँ पे पहला क्या आ रहा है दोस्तों, डिस्चार्ज ट्यूब जो आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, वहां पे हम गैस को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। किसको, हीलियम और नियॉन को। कौन से रेशियो में, 10:1। ये सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है, बस इतना लाइन याद हो गया, ये पॉइंट हो गया। नीचे का नहीं याद है तो भी चलेगा। देखो गैस ट्यूब फिल विद गैस मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड नियॉन इन द रेशियो ऑफ 10:1। अब नेक्स्ट पार्ट क्या आता है दोस्तों, इलेक्ट्रोड। देखो डायग्राम में भी आपको दिख रहा है इलेक्ट्रोड। अब अगर आप देखोगे पोजिशन एट द एंड ऑफ ट्यूब टू प्रोवाइड द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे पता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का प्रोवाइड करने का काम करेंगे व्हेन कनेक्टेड टू हाई वोल्टेज पावर सप्लाई। अब नेक्स्ट वन दैट इज ऑप्टिकल रेजोनेटर का हम यूज करेंगे। देखो रेजोनेटर मतलब ही वही रेजोनेंट कैविटी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मिरर्स का यूज करेंगे। एक फुल्ली रिफ्लेक्टिव मिरर होगा, दूसरा पार्शियली रिफ्लेक्टिव मिरर होगा। तो देख लो अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो यहाँ पे फुल्ली रिफ्लेक्टिव मिरर है और यहाँ पे पार्शियली रिफ्लेक्टिव मिरर है। ये देखो रिफ्लेक्ट ऑल लाइट, रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट बट अलाउ फ्रैक्शन ऑफ पास टू लेजर बीम। और एनर्जी सोर्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाई वोल्टेज पावर सप्लाई का यूज करेंगे। तो बस हो गया, ये 4 पॉइंट लिख दिया, आपका काम हो गया। अब नेक्स्ट है वर्किंग। अब देखो वर्क किस तरह से करता है, बहुत ही सिंपल सा फंडा है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे सबसे पहले हीलियम है और यहाँ पे नियॉन होता है। ये हीलियम है और ये नियॉन है। अब यहाँ से ये डायरेक्ट ऊपर की ओर हीलियम आता है और हीलियम यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में आता है। देन ये क्या करता है पता है, इसको अपना जो भी एनर्जी है इसको पास कर देता है नियॉन को, और मेनली लेजर एक्शन फिर आपको नियॉन में दिखाई देता है। तो देखो अब लिखा है दोस्तों, देखो पहला क्या लिखा है, एक्साइटेशन ऑफ हीलियम when a high voltage is applied, electron in the discharge tube collide with helium atom and exciting them to higher energy level। मैंने बोला ना हीलियम का जो एटम है वो क्या आएगा, हायर एनर्जी लेवल पे आएगा। फिर मैंने क्या बोला, ये किसको अपना एनर्जी किसको ट्रांसफर करेगा दोस्तों, देखो एनर्जी ट्रांसफर टू नियॉन एटम। किसको दे देगा दोस्तों, नियॉन को। और नियॉन के अंदर फिर आपको क्या देखेगा दोस्तों, क्या मिलेगा, पॉपुलेशन इन्वर्जन जो आपने पीछे पढ़ा है वो देखने मिलेगा। और पॉपुलेशन इन्वर्जन यहाँ पे स्पॉन्टेनियस एमिशन भी आपको देखने के लिए मिलेगा, और स्टिमुलेट लेजर जहां पे लेजर एक्शन होता है ये देखने के लिए मिलेगा। और आपका जो लाइट है दोस्तों एम्प्लीफिकेशन होगा। तो बस आप एक एक पॉइंट्स जो है उसको एक मेन ये पॉइंट्स रखो, और उसके अंदर के पॉइंट्स तो आपको पीछे आपने पढ़ा है तो आपको पता ही है। मैं जानबूझ के साइड हट गया कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
तो आपकी चीजें बहुत जल्दी और बहुत आसानी से हो सकती है। अब देखो दोस्तों, मेरिट्स और डीमेरिट्स आपको लिखने के लिए आना चाहिए, नहीं बोला है फिर भी लिख दो। मेरिट्स में मैं यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिखूं, आप 2 ही लिखो। लो मेंटेनेंस कॉस्ट, बहुत ही सिंपल सा मैंने लिखा है दोस्तों। अब यहाँ पे अगर आप लिखोगे सिंपल कंस्ट्रक्शन है इसका, बस इतना लिख दो चलेगा। देन इसके बाद डीमेरिट्स क्या है, लो एफिशिएंसी है दोस्तों, बाद में लिमिटेड पावर आउटपुट है। अब यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट नेक्स्ट देखूँ तो एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे यूज करता है, तो मेरे लिए सबसे अच्छा है कि बारकोड स्कैनिंग, जो मुझे पता है, जो आपको पता है उसके बारे में आप लिखो। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ लेजर, तो एक तरह से हमने एक लेजर के बारे में पढ़ा। अब एप्लीकेशन ऑफ लेजर में मैं आता हूं, तो यहाँ पे अलग अलग लेजर के बारे में मुझे पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, लीडार का मतलब क्या होता है दोस्तों, लाइट डिटेक्शन एंड, ए मतलब एंड, रेंजिंग इसका फुल फॉर्म है। ये सब नहीं पढ़ना है, मैं साइड हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, बट मैं इन शॉर्ट आपको पढ़ा दे रहा हूँ कि अगर लास्ट टाइम पे आप पढ़ रहे हो क्या, इसका हम मोस्टली रिमोट सेंसिंग एरियाज में हम इसका यूज करते हैं अर्थ के सरफेस को एग्जामिन करने के लिए। कैसे किया जाता है दोस्तों, देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं लेजर बीम को क्या करता हूँ, सेंड करता हूँ सोर्स से ऑब्जेक्ट की ओर, फिर वहां से वो क्या होता है दोस्तों, रिफ्लेक्ट होता है, और किसके पास आता है दोस्तों, उसको रिफ्लेक्ट जो होगा तो उस लाइट को डिटेक्ट कौन करता है, रिसीवर डिटेक्ट करता है, और फिर वहां पे वो टीओएफ क्या करता है, उसके अकॉर्डिंग मैप ये सब बना के फिर उसके अकॉर्डिंग ये आगे का प्रोसेस होता है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा इतना बड़ा पार्ट एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दिया। अब देखो ये इसका आगे का पार्ट है, वर्किंग चाहिए तो आप ये वर्किंग भी मैंने जो लिखा, बस एक बार पढ़ोगे ना, इतना सिंपल वर्किंग लिखा हूं कि आपको तुरंत समझ में आएगा। देखो मैंने बोला ना, ये देखो लेजर है, एमिट्स करेगा, फिर वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, फिर उसको क्या करेगा, वो मेजर करेगा, और बाद में 3D मैप क्या करेगा, तैयार करेगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट है बारकोड रीडर, इसका भी फंडा बहुत ईजी है। अब देखो यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन मैंने लिखा है आपके लिए, यूजेस लिखा है, पर मैं मेन इसका आपको वर्किंग समझा दे रहा हूं। देखो इतना सिंपल सा वर्किंग है। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो लेजर का यूज करेंगे या तो लाइट का यूज करेंगे। बारकोड रीडर साइन अ बीम ऑफ लाइट ऑन द बारकोड, हम क्या करेंगे पता है, बारकोड रीडर से उसके बारकोड के ऊपर लाइट देने का काम करेंगे। फिर क्या होगा दोस्तों, इसके बाद द लाइट, अब देखो रिफ्लेक्ट होगा, द लाइट रिफ्लेक्ट बैक टू द बारकोड, बैट, और यहाँ पे ब्लैक बार एब्जॉर्ब मोर लाइट वाइल, हाँ उसके ऊपर अगर आप बारकोड पे देखोगे व्हाइट और ब्लैक लाइनें रहती है। ब्लैक कलर आपको पता है लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है एज कंपेयर टू व्हाइट। तो इसके लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ब्लैक बार एब्जॉर्ब मोर लाइट, और व्हाइट क्या करेगा पता है, स्पेस रिफ्लेक्ट मोर लाइट, व्हाइट वाला क्या करेगा, रिफ्लेक्ट ज्यादा से ज्यादा लाइट को करेगा। अब उसके बाद सेंसर क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, सेंसर क्या करेगा, बारकोड रीडर जो है वो उसको डिटेक्ट करेगा उसके पैटर्न को। और दोस्तों इसके बाद वहां पे देखो यहाँ पे क्रिएटिंग यूनिक पैटर्न, जो भी उसके अंदर रहेगा, देन उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, उसको एक पैटर्न क्या करेगा, क्रिएट करेगा। और फाइनली दोस्तों यहाँ पे कन्वर्टिंग टू नंबर्स, और वो फाइनली किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा दोस्तों, नंबर्स के अंदर। देखो बारकोड रीडर कन्वर्ट द पैटर्न इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, द सिग्नल करस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक नंबर और इन्फॉर्मेशन, जो भी रहेगा उसके ऊपर आ जाएगा। तो अगर आप ये एक बार पढ़ लो, डायग्राम बना दो, आपका काम हो गया। अब मैं चलता हूं दोस्तों नेक्स्ट आगे की ओर, एप्लीकेशन ऑफ लेजर इन मेटल वर्क। मेटल वर्क में भी इसका यूज किया जा रहा है। अगर आप देखोगे तो हम अगर आप देखोगे वेल्डिंग के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, CO2 गैस लेजर का यूज करते हैं कटिंग टूल के लिए, वही सेम है वेल्डिंग। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मेल्टिंग है, स्पेलिंग वहां पे करेक्ट कर लेना। तो अगर आपको लिखना है एग्जाम में तो इस तरह से आप लिख सकते हो, या तो आपको इंसॉर्ट चाहिए तो वेल्डिंग, तो देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसका वेल्डिंग का मतलब भी लिखा है। वेल्डिंग मतलब आपको पता है, देखो यहाँ पे वेल्डिंग इज द प्रोसेस वेयर टू पीसेस ऑफ मेटल आर हीटेड अंटिल दे मेल्ट, जब तक हीट करेंगे जब तक वो मेल्ट ना हो। और मेल्टिंग हम इसलिए करते हैं, फिर वो क्या हो जाता है, जैसे ही हमने वेल्डिंग किया बाद में वो कैसा हो जाएगा, हार्ड होने लगेगा। तो ये दोनों पार्ट आपको समझ में आए, अगर आपको चाहिए तो आप, बस मैंने आपके लिए रखा है, ये इतना ज्यादा नहीं है, बस आपको इसका एक बार पढ़ लेना, रीड कर लेना, आपका काम हो जाएगा। अब नेक्स्ट है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट आता है कटिंग। कटिंग आपको पता है कि स्पेसिफिक पार्ट को अगर मुझे कट करना है, ड्रिल करना है, तो भी मैं इसका यूज करूंगा। तो ये सब एप्लीकेशन का पार्ट है जो आपको पता होना चाहिए। और इसी के साथ ये पूरा का पूरा पार्ट, एक बार मैं थोड़ा साइड हट जा रहा हूँ, अगर आपको कोई स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। देखो पहला ये ले लो, फिर ये भी लेना है तो ले लो, ये लेना है तो ले लो, ये ले लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये ले लो, देखो ये। अब मैं
लेजर का चाहिए, ये देखो ये। ओके, तो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा का पूरा लेजर का पार्ट कंप्लीट कर दिया। बस इसके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं दोस्तों, जो मैंने आपको फॉर्मूला बोला था। तो N2/N1 वाले फॉर्मूले पे ही एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप बोलोगे तो मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी करा दूंगा। और अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करोगे, देखो हर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप इसे शेयर करोगे तो अगर मैं अराउंड 30 मिनट्स के आसपास मैंने पूरा लेजर लेसन आपका कंप्लीट करा दिया। हाँ, या में आप देखो होलोग्राफी ये सब है, उसको एक बार आप पढ़ लोगे, किसी किसी के यूनिवर्सिटी में है तो आप पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। 2 मिनट का काम है, वो पढ़ लोगे, इतना मैंने आपको समझा दिया है। तो अगर आप बस सपोर्ट दिखाओगे तो आप, मैं आधे घंटे का आगे का भी लेसन बना दूंगा। ऐसे कम से कम 3 से 4 घंटे में आप पूरा अपना फिजिक्स रेडी कर सकते हो। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।